आज तक मैंने कभी जालिम के सामने घुटने नहीं टेके और सरकार से आंख से आंख मिला के सवाल पूछने का काम किया। और आप जानते हो एनआरसी का समय हो, मैं अकेला व्यक्ति था जिसको जेल भेजा गया, लेकिन मैंने ये वादा किया था जमा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होके कि इस जालिम सरकार के मंसूबे कामयाब हम लोग नहीं होने देंगे। चाहे कोरोना काल का मामला हो, जब तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम किया गया, चाहे नासिर का मामला हो, चाहे जुनैद का मामला हो, चाहे अखलाक का मामला हो, चाहे पहलू का मामला हो, कोई ऐसा मामला नहीं है, चाहे नजीब का मामला हो, उसकी मां के बहते आंसू का मामला हो। एक नेताजी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, आपके प्रदेश में भी आ गए हैं, और राहुल साहब कह रहे यहां भी आ रहा हूं, नारा बहुत शानदार देते हैं ना, उस नारे से सीख ले लो। वो नारा आपके लिए देते हैं, वो तो बटना नहीं है ना, सही कह रहे हैं ना, वो उससे अच्छा आदमी नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। वो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, बोल रहा है बटना मत वरना छोड़ेंगे नहीं। समझे नहीं समझे? अगर बताओ 7 साल से कोई आदमी मुख्यमंत्री बन के आपको कहे डरो डरो डरो, खाएगा मुख्यमंत्री है? मुंह धो, थोड़ा ठंडा पानी गिरो उनके ऊपर, थोड़ा पता लगे। जो पावर में हो गए कह रहे आप सोचो कितने कमजोर लोग हैं। ये आपकी उंगली की ताकत है कि अगर आप तय कर लो तो बड़े से बड़े ताकतवर को धरती में पटक सकते हो और अपने बीच के व्यक्ति को कुर्सी पे बिठा सकते हो, ताकत दे सकते हो। ये आपके हाथ में। मैंने बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात, सत्ता के सबसे बड़े रणक्षेत्र का हाथ, विधानसभा का महासंग्राम। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार संचालक महोदय। आज अचलपुर विधानसभा के इस दीक्षा भूमि के पावन स्थल पर भाई राहुल कुडू जी के इस चुनावी सभा में पार्टी की तरफ से मुझे प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं अपनी प्रदेश की टीम का, उनमें भी भाई मनीष जी का और उनके सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहां उपस्थित इस क्षेत्र की महान जनता, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पर दुनिया में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और हमारे मंच पर बहुत सारे महापुरुषों के चित्र रखे गए हैं, जिनमें छत्रपति शिवाजी राजे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के चित्र यहां मौजूद हैं। उनके साथ भी छत्रपति शिवाजी महाराज, मां जीजाबाई, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु और मान्यवर काशीराम साहब को मैं नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचने पर मैं आपका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और आपका ये आना बता रहा है कि आप भाई राहुल को ताकत देना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि 20 साल से जो ठगी आपके साथ हो रही है वो ठगी बंद हो और काम करने वाले व्यक्ति को मौका मिले।
मेरे पास एक बड़ी फाइल है जिसमें यहां की समस्याओं को लिखा गया है और ये जानकारी में मुझे बताया गया कि यहां बहुत सारी समस्याएं हैं, हम उन पे बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग लोकतंत्र पे बात करें कि लोकतंत्र है क्या। देश के संविधान ने एक बालिग व्यक्ति के उंगली में पहले मोहर के रूप में और अब बटन के रूप में इतनी ताकत दी है कि वो अपने बच्चों का, अपने क्षेत्र का भविष्य अपनी वोट से तय कर सकता है। ये ताकत लोकतंत्र में ही है, ये राजतंत्र में नहीं है। देश में आजादी से पहले राजतंत्र था। लंबे समय तक राजा महाराजाओं ने राज किया। कुछ राजे महाराजे अच्छे थे तो कुछ राजे महाराजे बुरे थे। लेकिन जब राजा महाराजा राज करते थे तो राजा के द्वारा कही गई बात ही अंतिम बात होती थी, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, जनता को दुख हो सुख हो, जनता को माननी पड़ती थी और राजा की बात में पहरा देना पड़ता था। फिर इस देश में आजादी के लिए संघर्ष हुआ। तमाम जाति धर्मों के लोगों ने उस संघर्ष में बढ़ चढ़ कर योगदान दिया और वो दिन भी आया जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने चुनौती ये थी कि देश आजाद तो हो गया है, लेकिन इतने जाति धर्मों में बटे इस देश को एकजुट कैसे रखा जाए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का महान संविधान लिखा और उस संविधान ने सभी धर्मों को धर्म के आधार पर बराबर की आजादी दी और अंतिम व्यक्ति को भी इज्जत के साथ जीने का अधिकार दिया। राजतंत्र में तो रानी का बेटा ही राजा बनता था। जो रानी के कोख से जन्म लेता था वही राजा बनता था, उसके माथे पे लिखा होता था। लेकिन लोकतंत्र अलग है। लोकतंत्र में आप तय करते हैं कि किस आदमी के हाथ में ताकत होगी और ये आपकी उंगली की ताकत है कि अगर आप तय कर लो तो बड़े से बड़े ताकतवर को धरती में पटक सकते हो और अपने बीच के व्यक्ति को कुर्सी पे बिठा सकते हो, ताकत दे सकते हो। ये आपके हाथ में है। मैंने यहां इनके बारे में पढ़ा, दो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जहां लोग इस बात से बचते हैं कि अगर किसी पे जुल्म हो रहा है और मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। इन मामले में राहुल अच्छे हैं कि जब एनआरसी का मामला हुआ तो भाई राहुल ने आपके साथ खड़े होकर उस लड़ाई को लड़ने का काम किया और अपना विरोध दर्ज कराने का काम किया। जब वक्त पे कानून आया, अमेंडमेंट की बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा मैंने सबको साथ लेके उसके खिलाफ भी निषेध करने का काम किया। जहां सड़कों पर आवाज उठाने की बात थी मैंने सड़कों पर आवाज उठाई। उसके साथ साथ यहां नबी की शान में भी तमाम तरह के अपमानजनक शब्द किए गए, कहे गए। जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक पाखंडी ने इस तरह के शब्द किए थे तो हमारी टीम ने मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भिजवाने का काम किया, आंदोलन करने का काम किया और जब तक वो गिरफ्तार होकर जेल नहीं गया हमारे लोग वहीं कमिश्नरी पे धरना देकर बैठे रहे। हालांकि सरकार वहां भी भारतीय जनता पार्टी की है तो हमारे निर्दोष लोगों पे मुकदमे लगा दिए। लेकिन कभी कभी कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनमें मुकदमे और जेल की परवाह नहीं की जाती, सामने वाले को दिखाया जाता है कि हम अपनी लड़ाई किस तरह लड़ सकते हैं। तो मैंने उन साथियों से कहा कि घबराओ मत, आपने अच्छे काम के लिए लड़ाई लड़ी है, इसका आपको नुकसान नहीं होगा। तो जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने भी कहा कि जब यहाँ के लोगों ने, यहाँ के ऐसे नेताओं ने जो बांटने का काम करते हैं इस तरह के भाषण दिए तो हमने उनका विरोध करने का काम किया। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये इंसान है, ये जाति धर्म में बटा हुआ नहीं है, ये जागे हुए जमीर का इंसान है। ये सही को सही कह सकता है और गलत को गलत कह सकता है। ये हर कमजोर के साथ खड़ा हो सकता है। ये इस बात का मोहताज नहीं है कि कौन क्या कहेगा।
और मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर हम यही परवाह करते रहे कि कौन क्या कहेगा, तो फिर वो दिन भी दूर नहीं क्योंकि कोई कुछ नहीं कहेगा, जुल्म होता रहेगा और हम लोग सहते रहेंगे। तो ये लोकशाही है, आपकी उंगली में ताकत है। इस ताकत से आप अपने बच्चों का, अपने भविष्य का, अपने क्षेत्र का विकास का, तमाम तरह की परेशानियों का हल कर सकते हैं। जैसे नेता तो यहां से बहुत जीते, लेकिन शायद एक कॉलेज, एक स्कूल और एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए होंगे 20-20 साल के नेता जिनको आपने वोट देके ताकत देने का काम किया। और मैं जब बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता मानता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहला नारा दिया, शिक्षित बनो। और उन्होंने यह भी कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हमें देश का शासक बनना है। तो बाबा साहब ने तो पहला रास्ता शिक्षा का दिखाया। तो ये जो जीते हुए नेता है, जिन्होंने स्कूल कॉलेज नहीं खोले, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बात नहीं की, इसका मतलब ये बाबा साहब की सिपाही नहीं। फिर दूसरा, जहां तक मैं समझता हूं, आज गरीब के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर वो बीमार हो जाए तो अच्छा इलाज उसको कम पैसों में मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, अमीर लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज उनका हो जाता है, नेताओं का भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है। आज मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं बीमार हो जाऊंगा, एम्स में तत्काल मुझे भर्ती किया जाएगा, मेरा इलाज होगा। लेकिन अगर कोई गरीब मजदूर किसान बीमार हो जाएगा तो सरकारी अस्पताल में उसके लिए जगह नहीं होगी। उसको अगर अच्छा इलाज चाहिए होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटलों की हालत यह है कि ना टाइम पे डॉक्टर मिलेगा, ना दवाई मिलेगी, ना टेस्ट होंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि डॉक्टर इस तरह का व्यवहार करता है, ऐसा महसूस होता है कि ये डॉक्टर ना होके हमारा दुश्मन बन गया हो। जिसके पास हम ये जाते हैं मान के कि हमारी जान बचाएगा, वो हमें अक्सर गुस्से में हमारे साथ इस तरह के अपमानजनक रवैये भी कर देता है। अपने देश में कभी कभी लगता है कि गरीबों की क्या हैसियत है, गरीबों की क्या इज्जत है, यहाँ तो सब कुछ अमीरों के लिए है। और सारी सरकारें भी, सारे नेता भी पैसे वालों के आगे घुटने टेक के बैठे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने इस क्षेत्र में एक नया अस्पताल नहीं खुलवाया, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया, कभी असेंबली में आवाज नहीं उठाई कि मेरे यहाँ के गरीब लोगों को अच्छे इलाज की जरूरत है, उनकी जेब में इतने पैसे नहीं है कि प्राइवेट में इलाज करा सके, इसका मतलब वो नेता भी आपका नेता नहीं हो सकता। तीसरी बात जो बुनियादी जरूरत है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका पढ़ा लिखा बच्चा रोजगार करे, और आप भी ये चाहते हैं कि आपको रोजगार मिल जाए जिससे आप अपने बच्चों को अच्छी रोटी और सम्मानजनक जीवन दे पाओ। कभी मैंने नहीं सुना, मैंने इसलिए पूछा और जानकारी की कि यहाँ के द्वारा जो चुना गया आमदार था, क्या कभी उसने विधानसभा में जाके कहा कि मेरे क्षेत्र में उद्योग धंधे लगने चाहिए, वहां के पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। अभी पढ़ा लिखा नौजवान बेंगलोर दिल्ली जाता है रोजगार करने, और गरीब लोग वो इंतजार में है कि उनको रोजगार मिलेगा। तो ऐसा भी मैंने नहीं देखा। मैंने ये तो देखा कि सेकुलर बन के वोट लेते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके सरकार में शामिल हो जाते हैं। आप ये बताओ ये कौन सा सेकुलरिज्म है? फिर इनमें और उनमें जो सत्ता में बैठे हैं उनमें और इनमें क्या फर्क है? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे हमदर्द साथियों, कभी कभी अपनी लड़ाई अपने भरोसे लड़नी पड़ती है। कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। आप मेरे किरदार को जानते हो। हालांकि अलग बात है कि मुझे आज चुनावी सभा में आने का मौका मिला है, लेकिन यहां से जो भी शख्स मुझे जानता है वो ये जानता है कि आज तक मैंने कभी जालिम के सामने घुटने नहीं टेके, और सरकार से आंख से आंख मिला के सवाल पूछने का काम किया। और आप जानते हो एनआरसी का समय हो, मैं अकेला व्यक्ति था जिसको जेल भेजा गया, लेकिन मैंने ये वादा किया था जमा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होके कि इस जालिम सरकार के मंसूबे कामयाब हम लोग नहीं होने देंगे, अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और कोई ऐसा मामला नहीं हो, चाहे कोरोना काल का मामला हो जब तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम किया गया, हालांकि कोर्ट ने बाद में उनको, कब कोर्ट ने कहा कि वो दोषी नहीं थे,
उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे, लेकिन उस समय तो मीडिया ने तबलीगी जमात के अच्छे लोगों पे तमाम तरह के बुनियादी आरोप लगा के उनको अपमानित करने का काम किया। जब उनको बंद कर दिया गया तो मैं और मेरी टीम हर जिले में जा जाके अधिकारियों से बात करके उनको छुड़ाने का काम करती थी कि भाई इनके साथ नाइंसाफी मत करो, ये अपने देश में जाएंगे तो ये कहेंगे भारत के लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे मुल्क की बदनामी होगी। अपने चुनावी एजेंडे के चक्कर में ये देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। जब मौलाना साद साहब का मामला आया, जब तबलीगी जमात का मामला आया, जब कोरोना काल में निजामुद्दीन मरकज को बंद करने की बात हुई, तो अकेला चंद्रशेखर आजाद था जो सीना तान के खड़ा था, जिसने कहा ये जुल्म हम लोग नहीं होने देंगे। और आप जानते हो, चाहे नासिर का मामला हो, चाहे जुनैद का मामला हो, चाहे अखलाक का मामला हो, चाहे पहलू का मामला हो, कोई ऐसा मामला नहीं है, चाहे नजीब का मामला हो, उसकी मां के बहते आंसू का मामला हो, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने आपसे हाथ खींचा हो। और चाहे आरक्षण पे हमला हो या संविधान पे हमला हो या कोई ऐसा कानून बने, और अब भी जब वक्फ कानून की बात आई, अमेंडमेंट बिल आया, तो अकेला चंद्रशेखर आजाद था नॉन मुस्लिम जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये जुल्म हम लोग नहीं होने देंगे, ये संपत्ति हम लोग नहीं लूटने देंगे। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आदमी 10 रुपए का सामान लेने जाता, मेरे भोले भाले लोगों, ये कलम लेने बाजार में जाओगे तो बताओ ईमानदार से, बिना चला के देखे कलम लेके आ जाओगे? देखोगे नहीं देखोगे कि चलती है नहीं चलती है? ये देखोगे नहीं देखोगे कि टूटी भी तो नहीं है? ये देखोगे नहीं देखोगे रिफिल पूरा है या नहीं है? कितनी भी जल्दबाजी हो, लेकिन चला के तो देख लोगे। अब आप मुझे बताओ, 10 रुपए का सामान खरीदने जाते हो, इतना सोच विचार करते हो, वोट डालने जाते हो, कोई सोच विचार नहीं करते कि जिसको वोट दे रहे हैं ये कल आपके काम आएगा नहीं आएगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, आपके साथ खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, संविधान विरोधियों को सबक सिखाएगा नहीं सिखाएगा। मैं तो ये सोचता हूं कि कितने भोले लोग हैं हमारे। लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन, और आप कोई विधानसभा उठा के देख लो, वोट इन गरीब मजलूमों किसान मजदूरों के पास है, जिनका वोट है उनका राज होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पैसे के आधार पे लोग वोट नेता बन, पैसे के आधार पे एमएलए बन जाते हैं, पैसे के आधार पे एमपी बन जाते हैं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि भाई, मैं ऐसा मेरा जीवन है कि 12-15 साल में मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन लोग बहुत कमाए। मैंने चुनाव भले 1-2 लड़के एक जीता हो, लेकिन मैंने लोगों के दिल बहुत जीते हैं। मैंने जिसका हाथ पकड़ा है उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। और आज भी ये गवाह है महाराष्ट्र कि अगर खिलाफत मूवमेंट के कार्यक्रम में मुंबई में जो देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, अगर मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आजाद को बनाया जाता है, तो इस बात का प्रमाण है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को साबित किया है कि वो हर व्यक्ति के साथ खड़ा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, समय कम और मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। मैं आपके बीच बार बार आ सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, लोकशाही में जब मैंने कहा कि ये बहुमत के शासन की बात है और वोट आपके पास है और आप वोट के लिए देने के लिए तैयार भी हैं कि 20 तारीख को आप वोट डालेंगे, तो जब आप वोट डालेंगे तो जब आपका बटन दबाने जाओ तो 10 सेकंड के लिए अपने इस भाई को भी याद कर लेना, उसके जीवन संघर्ष को भी याद कर लेना। यहां तो लोग मीटिंग का भी पैसा देते हैं, गाड़ी का भी पैसा देते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं, चुनाव में शराब भी पिलाते हैं, साड़ी भी देते हैं, झूठे वादे भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं नहीं कह सकता। और सच तो ये भी है, जो आपकी शकल नहीं देखना चाहता, जो आपसे दिल से नफरत करता है, वो भी चुनाव में आपके बीच में आता है, आपके पैर छूता है, आपके गले लगता है, आपको भाई बताता है, आपको चाचा ताऊ बताता है, और आपसे कहता है कि मुझे मेरे सर पे हाथ रख दो, मुझे वोट दे दो, आपकी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन फिर 5 साल दिखाई नहीं देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं भारत में अकेला ऐसा आदमी हूं जिसको चंदा देके लोगों ने चुनाव लड़ा है। आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं वचन देके कहता हूं, मेरा वचन अटल है। सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी बात से फिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं अकेला एक ऐसा वाहिद शख्स हूं, ऐसा एक मुजाहिद हूं जिसको लोगों ने
अपने बच्चों का पेट काट काट के उनके हिस्से के पैसे को चुनाव में चंदा देके मुझे लड़ाने का काम किया और जिताने का काम किया। मेरे ऊपर भरोसा जो है जाहिर करने का काम किया। और पार्लियामेंट में मैं अकेला हूं जो पिछले 2 सेशन में जिसने 10 डिबेट की है, और 10 की 10 डिबेट इस बात पे नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, 10 की 10 डिबेट इस बात पे है कि देश की आम जनता को क्या मिलना चाहिए। मैंने लगातार इस बात पे आवाज उठाई, चाहे मजदूरों को न्यूनतम वेतन बढ़ाने का मामला हो जो मैंने 29 अप्रैल को उठाया, और जो 400 साढ़े 400 रुपए मजदूरी मिलती थी उसको बढ़ा के सरकार को 783 रुपए करना पड़ा। चाहे अच्छे स्कूल का मामला हो, मैंने मांग उठाई कि चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे हमारे पुलिस के जवान हो, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, चाहे डीएम एसएसपी हो, चाहे थाने का एसएचओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, अपर सचिव हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, विधायक हो, सांसद हो, सबके बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। इससे होगा क्या? इससे 2 काम होंगे। एक तो जो ये महंगी शिक्षा की मार आप पे हो रही है ये खत्म हो जाएगी। लोग आपको कहे कि 2000 रुपए ले लो, लोग आपको कहे मिठाई ले लो, मत लेना मेरे भाइयों, वो आपको खरीदना चाहते हैं। अगर वो कहें तो उनसे कहना कि मेरे बच्चे को तालीम दिलाओ, वो तालीम लेके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज बनेगा, कुर्सी में बैठेगा, मेरा तो भला होगा, मेरे समाज का भी भला होगा। लेकिन आपको तालीम नहीं देंगे, आपकी जेब में कुछ पैसे डालने का काम करेंगे। हम अच्छा करेंगे सरकारी स्कूलों को, देखते और अच्छा करेंगे। मैं आपको वचन देके कहता हूं, जब हम पे ताकत आएगी तो ऐसा समय आएगा कि सरकारी स्कूल के मुकाबले कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, और बड़े से बड़ा अमीर ये कहा करेगा कि मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं। और आप देखो, जब एक टेबल पे मंत्री जी का बेटा पढ़ रहा होगा, दूसरी पे सांसद जी का, और तीसरी उसी टेबल पे आपके मेरे परिवार का बच्चा बैठा होगा, तो बताओ अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी? बताओ। फिर मैंने कहा हेल्थ सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। पार्लियामेंट में कहा, प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होके बोले कैसा बदलाव? कि मैंने कहा हम सरकारी अस्पताल में जाते कुछ नहीं है, अभी सरकारी अस्पताल में सुविधा कब आएगी? बोले कब? मैंने कहा जब आपका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। बोले मतलब? मैंने कहा जब विधायक का, सांसद का, मंत्री का, संतरी का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, केंद्रीय मंत्रियों का, और प्रमुख सचिव का, चीफ सेक्रेटरी का, एडिशनल सेक्रेटरी का, कमिश्नर का, डीएम का, एसपी का, एसएचओ का, सीओ का, दरोगा का, पटवारी का, सेक्रेटरी का, कानूनगो का, तहसीलदार का, एडीएम का, तमाम अधिकारी कर्मचारियों के, नेताओं के, अभिनेताओं के, जिनको सरकार सुरक्षा मिली है, जब इनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा, उसी हॉस्पिटल में जहां आजकल हमारे गरीब परिवारों का इलाज होता है, तो जब एक बेड पे जिलाधिकारी लेटे होंगे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं जिलाधिकारी को? जिलाधिकारी बोलते हैं ना, जिले का मालिक होता है जिलाधिकारी। जब एक बेड पे बीमार होने पे जिलाधिकारी लेटे होंगे और उनको दवाई चल रही होगी, और बराबर में आपके मेरे परिवार का हम में से कोई लेटा होगा, तो बताओ बिल्डिंग अच्छी होगी नहीं होगी? डॉक्टर टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा? बाबा मिलेगा ना? दवाई अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी? और अभी जो टेस्ट लिख लो बाहर से, वहां से करा देना कमीशन, वो बंद हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मशीन में रहेगी नहीं रहेगी? तो मैंने कहा कि ये भी होना चाहिए। तीसरा, उद्योग धंधे लगने चाहिए, जो पढ़े लिखे नौजवानों को उनके जिलों में रोजगार मिले। ये भी एक षड्यंत्र है, गौर से सुनना। आप चुनाव में देखना, मैं सर्वे के तौर पे बता रहा हूं, इस बार 62% के लगभग पोलिंग हुआ पार्लियामेंट में। कितने परसेंट? 62। और 32% के लगभग वोट मिला भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, और उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की बन गई। लेकिन गजब की बात देखो, लगभग 34% पड़ा। लेकिन आप गजब की बात देखो कि 38% लोगों ने वोट ही नहीं किया। इसको क्या समझते हो पता है तुम्हें? जितने लोगों ने वोट देके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बना दी, पूर्ण बहुमत की, उससे ज्यादा परसेंट लोगों ने वोट ही नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज भी हमारे लोग वोट के प्रति जागरूक नहीं, बस डरते हैं, इसको हरा दो, उसको हरा दो। दूसरों को हराने जाओगे तो आप कब जीतोगे? अपने आप को जिताने के बारे में सोचो कि आपकी बात सुनने वाला कोई हो, जिसे आप कह सको कि ये मेरा आमदार है और मुझे ये मेरे लिए काम कराने के लिए खड़ा होगा, मुझे इसके ऊपर भरोसा है। कभी अपने बारे में भी सोचो। इसलिए
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्या करना है इस बार बताओ। नहीं तुम ही लोग बताओ, मैं नहीं कहता तुम लोगों से। क्या करोगे इस बार बताओ। नहीं इतनी हल्के आवाज में नहीं, ऐसा लग रहा है सब लोग सो गए, नींद में आ गए। जोर से बताओ क्या करोगे। नहीं ऐसे नहीं, एक लाइन में बताओ। देखो अगर बिखराव करोगे खराब हो जाएगा, एकजुट होकर बताओ क्या करोगे इस बार। हाँ ये अभी ठीक है, अभी इसमें और जोश की जरूरत है। चलो अभी जोश आएगा। एक नेताजी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, आपके प्रदेश में भी आ गए हैं, और राहुल साहब कह रहे हैं यहां भी आ रहा हूं, नारा बहुत शानदार देते हैं ना। उस नारे से सीख ले लो, वो नारा आपके लिए देते हैं वो। नहीं सुनो वो क्या कहते हैं? तो बटना नहीं है ना, बटना नहीं है ना। सही कह रहे हैं ना वो। उससे अच्छा आदमी नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। वो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, बोल रहा है बटना मत वरना छोड़ेंगे नहीं। समझे नहीं समझे। और मैं कह रहा हूं घबराना मत। देखो यार गजब की बात सुनो, मतलब मैं बड़ा चिंता में हूं। अगर मैं कल ताकत में आ जाऊं और अपने लोगों से कहूं कि भाई बटना मत मगर तुम्हें कोई खा जाएगा, क्या कमाल की बात करते हो यार। जब मैं ताकत में हूं तो तुम्हें कौन खा जाएगा भाई बताना मुझे। कोई अच्छा बताओ, तुम खुद सोच के बताओ। अगर चंद्रशेखर ताकत में आपको कोई छू सकता है क्या बताओ? आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है क्या? आपकी बच्चों की तरफ कोई आग उठा के देख सकता है क्या? तो अगर बताओ 7 साल से कोई आदमी मुख्यमंत्री बन के आपको कहे डरो डरो डरो, काहेगा मुख्यमंत्री है? धो मुंह धो, थोड़ा ठंडा पानी गिरो उनके ऊपर, थोड़ा पता लगे। जो पावर में हो गए कह रहे हैं, आप सोचो कितने कमजोर लोग हैं, और उनका आखिरी एजेंडा ये है कि ये डरे रहे। और जब वो ये बात कहते हैं तो आप भी डर जाते हो, और जब आप डर जाते हो और डर कर वोट करते हो तो फिर आप अच्छे आदमी को नहीं चुनते, फिर आप उस आदमी को चुनते हो जिसपे आप ये सोचते हो कि ये हरा देगा, ये कर देगा, और यही आपकी जेब कटती है, यही कटती है आपकी असली जेब। क्योंकि फिर क्या होता है, शिक्षा का मुद्दा खत्म, रोजगार का मुद्दा खत्म, महंगाई का मुद्दा खत्म, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुद्दा खत्म, विकास का मुद्दा खत्म, पुल का मुद्दा खत्म, रोजगार का मुद्दा खत्म, हॉस्पिटल का मुद्दा खत्म, भाईचारे का मुद्दा खत्म। फिर एक ही होता है डरो डर डर। कब तक डरते रहो मेरे प्यारो। इस डर डर के तो ये हाल हो गया कि आज देश पे इतना कर्ज है, उतारते उतारते हमारी पीढ़ियां बूढ़ी हो जाएंगी, लेकिन कर्ज नहीं उतरेगा। अभी भी समय है, बचा लो देश को। और ये याद रखना कि अगर एक छोटा सा जुगनू भी जलाओगे तो इस अंधेरे में बहुत दूर से दिखाई देगा। जैसे वो देखो बड़ी बड़ी लाइटें दिख रही है ना, बताओ वो इतनी दूर से दिख रही है, मगर ऐसा अंधेरा है नफरत का। इस अंधेरे में एक जुगनू आप जला लो अपने लिए। ये आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आपसे कह रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर दे। जिस दिन राजनीतिक सत्ता आपके पास होगी तो आपका हाथ ऐसे नहीं होगा मेरे याद साथियों, आपका हाथ ऐसे होगा। सरकार देने वाली होती है। बिजली का दाम, पानी का दाम, स्कूल कहां बनेंगे, कॉलेज कहां बनेंगे, हॉस्पिटल कहां बनेंगे, पेट्रोल का क्या दाम होगा, डीजल का क्या दाम होगा, पुल कहां बनेंगे, सड़कें कहां बनेगी, छूट टैक्स में कितनी किसे मिलेगी, धार्मिक तौर पे गैर बराबरी रहेगी, ये सरकार तय करती है। और आप क्या हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही तो। और उसके अलावा क्या? इससे अच्छा तो है कि अपनी ताकत बना लो। 4-5 दिन आप पे बाकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं हिम्मत करके जुड़ जाओ। हम 8 घंटे काम करते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, और 5 साल का मुस्तकबिल अगर मजबूत तय करना है तो अगर हम आने वाले 4-5 दिन अगर हम मेहनत करवा दें तो मैं लिख के देता हूं परिणाम वो होगा जो आप चाहोगे। और जब परिणाम आपके फेवर का होगा तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं डर के वोट नहीं करना, डट कर वोट करना है, और अपने समस्याओं के हल के लिए वोट करना है, अपनी ताकत बनाने के लिए वोट करना है। आपने मुझे सुना और मुझे लगता है कि लगभग समय भी 5 मिनट है। मैं वैसे वकील आदमी हूं, पूरा टाइम पे चलता हूं, तो मैं क्योंकि हम लोग वकील हैं, संविधान का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपसे जाने से पहले ये कहना चाहता हूं, एक मौका
भाई राहुल कुडूजू को भी आपको देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए, आपने सब लोगों को आजमा के देख लिया, लोगों ने आपकी वोट ली और आपको छोड़ दिया। आपके बीच में भाई राहुल है, एक मौका आप उनको भी दो कि वो जो करना चाहते हैं वो करके दिखा सके। और इनके साथ चंद्रशेखर आजाद खड़ा, इस बात को आप याद रखना, ये असेंबली में अपनी आवाज लगाएगा और दिल्ली की पार्लियामेंट में आपके ऊपर उठने वाली हर जुल्म की आवाज को रोकने के लिए आपका भाई चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। ये मैं आपके इस मंच से आपको वादा और वचन देने का काम कर रहा हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कर दोगे नहीं कर दोगे मदद? कर दोगे नहीं कर दोगे? हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? नहीं, अभी मजा नहीं आया। एक बार जोर से बताओ, मदद कर दोगे नहीं कर दोगे? बताओ साथियों, मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ, मौका दोगे नहीं दोगे? बताओ, हक पे रहोगे नहीं रहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय मंडल, जय जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद उमर, आप सभी का मीडिया स्टार चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज सभी को पता है, राहुल कुडू की आज अचलपुर विधानसभा के अंदर आज सभा रखी गई थी, जहां पे चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा के खासदार यहां पे पहुंचे थे, जिन्होंने आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिक यहां पे जुड़ी थी। काफ़ी सफल राहुल कुडू की सभा रही और ऐसा लग रहा है कि परसों के दिन के स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं बच्चों कुडू ने कहा था कि यूपी का आके क्या कहेगा, लेकिन हमें भाषण सुन के ऐसा लगने लगा है क्या कहीं ना कहीं चौके छक्के मार के यहाँ पे बैटिंग करके गए हो। तो आप देखने के लिए देखते हैं मीडिया स्टार चैनल। कैमरा पर्सन सैयद नूर के साथ सैयद उमर, अचलपुर।